ईशा ने अपना चेहरा उसके सीने से निकाल उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। ईशा अब उससे दूर होने लगी पर आदित्य ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि ऐसे ही उसे गले लगा लेता है। ईशा भी कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद सीधे बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था आदित्य उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका मन ना भर जाए। दोनों ऐसे ही कार में बैठे थे तभी कार रुक जाती है। कार के रुकते ही रजत ने कहा, सर घरा गया है। आदित्य ने ईशा को देखा जो उसकी गोद में बैठे हुए हो सो गई थी। आदित्य उसे इस तरह सोते देख मुस्करा देता है। रजत आगे बढ़ आदित्य के लिए कार का डोर ओपन कर देता है। आदित्य ईशा को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाता है। आदित्य ईशा को लेकर आता है तो उसे हॉल में कोई भी नजर नहीं आता। वो सीधे ईशा को लिए ऊपर रूम में चले जाता है। उसने ईशा को बेड पर लेटा उसके माथे पर किस कर रूम से बाहर निकल जाता है। वो अपने रूम से बाहर निकल जैसे ही रूही के रूम के पास रुकता है तो देखता है आभा जी रूही को अपने सीने से लगा सो रही थी। आदित्य उन्हें देख मुस्करा देता है और रूम में जा दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर रूही के माथे पर किस कर रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आदित्य रजत के साथ कार में बैठ अपने मीटिंग वाली लोकेशन पर चले जाता है। अब आगे शाम के वक्त दादी आभा जी रूही के साथ हॉल में खेल रही थी। वहीं ईशा किचन में उनके लिए कॉफी बना रही थी। रूही ने ईशा से कहा, मम्मा लूह के लिए नूडल्स भी बना दो। लूह नूडल्स खाएगी। उसकी बात सुन ईशा किचन से बाहर आई और रूही को देख बोली, अच्छा और दिन में भी आपने नूडल्स ही खाए थे इसलिए अब नूडल्स नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपके लिए फ्रूट कस्टर्ड बना देती हूँ। रूही ने मुंह बनाते हुए आभा जी को देखकर कहा, दादी लूह को फ्रूट नहीं पसंद है। आभा जी ने मुस्कराकर कहा, अच्छा मेरी रूह को फ्रूट्स नहीं पसंद है। रूही ने अपना सिर ना में हिला दिया तो आभा जी ने, अच्छा तो कौन सा फ्रूट पसंद है बता दो, हम वो मंगवा देंगे। रूही ने खुश होते हुए कहा, चची। आभा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल कहो तो। रूही ने कहा, दादी लूह को मैंगोज पसंद है। आभा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है हम मंगा देंगे आपके मैंगोस। रूही खुश होते हुए ताली बजाने लगी। ईशा ने आगे आकर कहा, आंटी अभी तो मैंगो का सीजन भी नहीं है और आप इसकी जिद मत देखिए, बहुत जिद करती है यह। दादी ने रूही को अपनी गोद में बैठाकर कहा, तो करे हमारी एक ही तो पोती है। दादी ने रूही के गाल पर किस करते हुए कहा। ईशा ने खुद से कहा, कितनी अच्छी है मिस्टर मित्तल की फैमिली, रूह को कितना प्यार करते हैं सब। एक राहुल की फैमिली थी, खुद के घर की बच्ची भी उन्हें बुरी लगती थी। यह सोचते हुए वो दोबारा किचन में चली जाती हैं। तभी आदित्य और सुयश जी भी घर आ जाते हैं। उन्हें देख रूही भागकर उनके पास जाती है और सुयश जी के शर्ट को पकड़कर बोली, दादू मेली चॉकलेट। सुयश जी ने उसे गोद में उठाकर मुस्कराकर कहा, हमारी रूह मेरा ही वेट कर रही थी। रूही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सुयश जी ने उसके गाल पर किस कर अपने जेब से एक चॉकलेट निकाल रूही को दे देते हैं। रूही ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू दादू। रूही उनकी गोद से उतर जाती है। आदित्य ने रूही को देख शिकायत करते हुए कहा, प्रिंसेस क्या आप सिर्फ अपने दादू का ही वेट कर रही थी, मेरा नहीं। रूही ने कहा, नो डैड, लू अपने डैड का भी वेट करती है। आदित्य ने उसके गाल पर किस कर कहा, डैड भी अपनी प्रिंसेस को बहुत यार करते हैं। आदित्य ने आगे कहा, अच्छा मुझे पता चला है कि रूह को मंगोज खानी है। रूही ने हाँ में अपना सिर हाँ दिया और कहा, हाँ लू को मंगोज पसंद है। आदित्य ने कहा, ठीक है कल मेरी रूह के लिए मंगो सजाएंगे। रूही उसकी बात सुन मुस्करा देती है। तभी ईशा बाहर आई, उसने सुयश जी और आदित्य को पानी दी। आदित्य ने ग्लास लेते हुए धीरे से ईशा के कान में कहा, क्या बात है, एकदम बीवी बनती जा रही हो, अपने पति का इतना ख्याल रखती हो। ईशा ने उसे घूर कर देखा और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। आदित्य ने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, मां मैं अभी आया। यह बोल वो अपने रूम में चले जाता है। रूम में पहुंच आदित्य ने ईशा को आवाज लगाते हुए कहा, ईशा ईशा। उसकी आवाज सुन सभी मुस्करा देते हैं। आभा जी ने हंसते हुए किचन में ईशा को आवाज लगाते हुए कहा, ईशा बेटा यहाँ आओ।
ईशा किचन से बाहर आई और बोली, जी आंटी। आभा जी ने कहा, जाओ आदित्य बुला रहा है। ईशा ने कहा, पर क्यों? आभा जी ने मुस्करा कर कहा, अब वो तो पता नहीं, जाओ, वरना दोबारा चिल्लाने लगेगा। तभी आदित्य की आवाज आई। ईशा उसकी आवाज सुन बोली, ठीक है। यह बोल वो भी रूम में चली जाती हैं। उनके जाते ही आभा जी ने कहा, यह दोनों का रिश्ता भी जल्दी ठीक हो जाए। फिर थोड़ा उदास होते हुए कहा, अगर आज आहान भी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता ना। आभा जी की आंखें नम हो जाती हैं। सुयश जी ने उन्हें गले लगाकर कहा, आभा आप परेशान क्यों होती हैं, आदि है ना, सब कुछ संभाल लेगा। आभा जी वहां से किचन में चली जाती हैं। सुयश जी ने दादी जी को देखा तो उन्होंने कहा, थोड़ा वक्त दे माँ है, अपने बच्चे को कितने ही साल क्यों ना हो जाए भूल नहीं सकती है वो। सुयश जी भी वहां से रूम में चले जाते हैं। रूही अब दादी के साथ बैठ खेलने लगी। वहीं रूम में ईशा रूम में पहुंच देखती है आदित्य अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे ही आवाज लगा रहा था। ईशा उसके सामने जाकर बोली, क्या हुआ है, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आदित्य ने उसकी आवाज सुन उसे खींचकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथ लपेटकर कहा, बीवी तुम्हें नहीं पता, हस्बैंड क्यों अपनी वाइफ को बुलाता है? ईशा ने उसे घूर कर देखा और बोली, छोड़िए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। उसकी बात सुन आदित्य ने मुस्करा कर कहा, तो प्यार कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। ईशा ने उसके सीने पर हाथ रख कर कहा, आपके दिमाग में क्या हर वक्त यही सब चलता है? आदित्य ने उसके होठों के करीब अपने होठों को कर बोला, जब बीवी इतनी सुंदर हो तो कौन पति होता है जो किसी और चीज के बारे में सोचे? ईशा ने उसके सीने पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, छोड़िए, जब देखो रोमांस रोमांस ही आपके दिमाग में चलता है। आदित्य ने कहा, तो क्या सोचूं, प्यार तो तुम करने नहीं देती तो अब मैं सोचूं भी ना। ईशा ने कहा, अच्छा छोड़िए मुझे। आदित्य ने कहा, ठीक है, पर मेरी किस दो। ईशा ने कहा, क्या किस? अभी सुबह भी ली थी, फिर ऑफिस जाते वक्त भी ली थी, फिर ऑफिस में भी ली थी, और अब भी चाहिए। आदित्य ने कहा, बीवी सुबह वाली किस, मॉर्निंग किस थी? ऑफिस जाने के पहले गुड बाय किस थी? ऑफिस वाली तो मेरी स्वीट डिश थी, और अभी वाली किस मेरी वेलकम किस है? ईशा उसकी बात सुन उसे घूर कर देखने लगी। ईशा ने कहा, जाओ जाओ, जब देखो तब किस किस करते रहते हो, छोड़ो नहीं तो मैं आंटी को बुला दूंगी। आदित्य ने मुस्करा कर कहा, बुलाओ, माँ भी तो हमें इस तरह देख ले, उन्हें भी पता चल जाएगा कि बहुत जल्द वो दादी बन जाएगी। ईशा ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, और तुम भी यह सब सोचना भूल जाओ कि मैं कोई बेबी प्लान करने वाली हूँ। मेरे लिए मेरी रूह ही सब कुछ है। उसने अपनी बात थोड़ी सीरियस होकर कही थी। आदित्य ने उसकी बात सुन उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर लेकर बैठ जाता है। आदित्य ने उसके कंधे पर अपना चीन टीका कर बोला, मुझे भी रूह से प्यार है। अगर तुम नहीं चाहती हो ठीक है, मैं किसी बच्चे के लिए नहीं कहूँगा। और तुम भी यह कभी मत सोचना कि मैंने शादी तुमसे अपनी फिजिकल नीड्स के लिए की है, तो यह बिल्कुल गलत है। मुझे तुम पसंद हो, मेरी रूह, मेरी प्रिंसेस, मुझे मेरे घर में वापस चाहिए थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, चाहे वो जबरदस्ती ही क्यों ना हो। देखो, मेरा तरीका गलत है, पर मेरे इरादे गलत नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि मुझे पता है प्यार किसी से भी जोर जबरदस्ती से नहीं कराया जा सकता है। तो तुम भी मजबूर नहीं हो, जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, पर हाँ, मेरी यह किस तो तभी भी चलेगी। आदित्य लास्ट की लाइन शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। ईशा जो अभी भी तक उसे हैरानी से देख रही थी, आदित्य की लास्ट की बात सुन उसे घूरते हुए उसके पेट पर अपनी हाथ की कोहनी से मार देती है। आदित्य ने अपना पेट पकड़ नाटक करते हुए बोला, आह बीवी, यह क्या तरीका है अपने पति की बात का रिस्पॉन्स देने का? मैंने तो कितने प्यार से कहा और तुम मुझे मार रही हो। शर्म करो, पति पर हाथ उठाती हो। ईशा ने कहा, अच्छा जी, जब पति परेशान करे तो फिर क्या करना चाहिए, आप ही बता दीजिए। आदित्य ने उसके गले पर किस करते हुए कहा, जब पति परेशान करे तो बीवी को भी अपने पति को परेशान करना चाहिए, जैसे वो उसे करता है।
ईशा ने मुस्कराकर कहा, अच्छा मतलब मैं आपको परेशान कर सकती हूँ। आदित्य ने मुस्कराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। ईशा ने फिर उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए कहा, छोड़िए बस बातें बनाना है। जाइए चेंज कर लीजिए, मुझे डिनर की तैयारी करनी है। ईशा वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है, क्योंकि आज आदित्य ने वही बात कही थी जो वो चाहती थी। आदित्य भी उसकी जाने के बाद मुस्कुराते हुए अपने बाल में हाथ फेर कर वॉशरूम में चले जाता है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ईशा सभी को खाना सर्व कर रही थी। वहीं आभा जीरू को अपने हाथ से प्यार से खिला रही थी। ईशा उन दोनों को देख मुस्करा देती है। आदित्य ने ईशा से कहा, ईशा मुझे एक रोटी दे दो। ईशा उसकी बात सुन उसके पास एक रोटी देती है, तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। ईशा उसकी इस हरकत पर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। आदित्य ने धीरे से कहा, क्या हुआ, इस तरह से घूर क्यों रही हो? अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है। ईशा ने सभी को देखा। सुयश जी दादी माँ से बात कर रहे थे, वहीं आभा जीरू के साथ बिजी थी। ईशा ने आदित्य को देखकर कहा, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर मित्तल। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ खींचकर उसे अपनी बगल वाली चेयर पर बैठा देता है। आदित्य ने अपने एक हाथ से एक बाइट बना उसके होठों की तरफ बढ़ा देता है। ईशा ने सभी को देखा, किसी का ध्यान अभी भी उस पर नहीं था। ईशा ने कहा, नहीं मैं खुद से खा लूंगी, आप रहने दीजिए। आदित्य ने उसका मुंह खोल वो बाइट उसके मुंह में डाल देता है। ईशा हैरानी से उसे देख रही थी। तभी रूह ने उन दोनों को देखकर कहा, डैड आप मम्मा को ठाना क्यों थिला रहे हैं? मम्मा तो तया चोट लगी है। उसकी बात सुन सभी का ध्यान उन दोनों पर चला जाता है। आदित्य ने सभी को देखकर कहा, हाँ वो मैं उसे खिला रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोले, इसलिए वो आगे चुप ही रहा। ईशा भी अब सीधे बैठ जाती है। दोनों ही अब सिर झुकाकर अपना खाना खाने लगे। सभी उसे देख मुस्करा देते हैं, क्योंकि रूही भले ही कुछ ना समझे पर बाकी सब समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीवा के अपार्टमेंट में रीवा अभी मार्केट से आई थी और वो लिफ्ट के पास खड़ी हो लिफ्ट का वेट कर रही थी। तभी एक लड़का उसके बगल में आकर खड़े हो जाता है। रीवा ने उसे एक नज़र सामने देख दोबारा लिफ्ट की तरफ देखती है। अचानक से उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ? वहीं सामने जो लड़का खड़ा था उसके एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग। उसने रीवा को एक नज़र देखकर दोबारा अपने फोन में देखकर कहा, हम क्यों, मैं यहाँ नहीं रह सकता। रीवा ने उसे देखकर कहा, रजत आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अब आप मेरे घर तक आ गए। अरे आपके बेबी को लेकर कहीं भाग नहीं जाऊंगी। रजत ने उसे देख चिढ़ते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे आगे पीछे घूमने का। रीवा ने अपने दोनों हाथ को सीने पर बांध कर कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजत ने उसे देखकर कहा, मैं भी यही रहता हूँ। उसकी बात सुन रीवा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। रीवा ने हैरानी से कहा, क्या तुम भी यही रहते हो? रजत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और लिफ्ट ओपन होते ही अंदर चले गया। रीवा भी उसके पीछे अपने बैग उठाकर लिफ्ट में चली जाती है। रजत अभी भी अपना फोन देख रहा था। तभी रीवा ने दोबारा कहा, तुम कौन से फ्लोर पर रहते हो? रजत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें क्या करना है? रीवा ने कहा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, बता नहीं सकते? अरे चोरी थोड़ी ना करूंगी तुम्हारे घर पर। रजत ने कहा, 5th फ्लोर पर। रीवा ने खुश होते हुए कहा, वाओ मैं भी वहीं रहती हूँ। तुम्हारा रूम नंबर? रजत एक उसे देखा, वो इतना तो समझ गया था कि उसे उसके सवालों के जवाब देने होंगे, नहीं तो वो ऐसे ही बड़बड़ाती रहेगी। रजत ने कहा, 503। रीवा ने अब शॉक्ड होते हुए कहा, क्या 503? मेरा 504। अच्छा है, हम रोज मिल सकते हैं। रजत ने कहा, क्यों, तुम्हें मुझसे रोज क्यों मिलना है? रीवा ने कहा, अरे हमें रोज मिलना तो पड़ेगा ना, अब तुम्हारा बेबी मेरे पास है तो उसका ध्यान मैं अकेले क्यों रखूं? तुम उसके डैड हो, तुम ध्यान रखो। रजत ने अपना सिर ना में हिला दिया। उसे पता था रीवा को कुछ समझाना बेवकूफ़ी है। तभी लिफ्ट ओपन हुआ। रजत वहां से बाहर निकल जाता है।
रीवा भी अपने सामान का बैग उठाकर लिफ्ट से बाहर आ जाती है और रजत को देखती थी जो अपने घर का डोर अनलॉक कर रहा था। रीवा ने उसके बगल में खड़े हो अपने रूम का डोर अनलॉक कर कहा, वैसे तुम्हें कॉफी पीनी है? मुझे बहुत अच्छी कॉफी बनानी आती है। उसकी आवाज सुन रजत ने उसे देखकर कहा, तुम चुप नहीं रह सकती हो? कितना बोलती हो, मुंह नहीं दुखता तुम्हारा? रीवा ने हंसते हुए कहा, क्या बोलने से कैसे किसी का मुंह दर्द कर सकता है? उल्टा बोलने से तो दिल की बातें बाहर आ जाती हैं और साथ ही मुंह का एक्सरसाइज भी हो जाता है। रजत ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे अभी बहुत काम है, फ्री नहीं हूँ। रीवा ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो जाओ, मैं भी कोई फ्री नहीं हूँ। मैंने तो बस तुम्हें कॉफी के लिए पूछा था, क्योंकि तुम अभी ऑफिस से आए हो, थक गए होंगे इसलिए, पर तुम्हें तो गुस्सा दिखाना है। भाड़ में जाओ, अब से कभी नहीं पूछूंगी तुम्हें किसी भी चीज के लिए। यह बोल रीवा अपना सामान अंदर ले जाती है और डोर को लॉक कर देती हैं। रजत ने खुद से कहा, इस पागल को मेरे बगल वाला घर मिलना जरूरी था, अब पता नहीं कितना परेशान करेगी। फिर वो खुद भी अपने घर में चले जाता है। अंदर आ उसने डोर लॉक किया, फिर खुद सोफे पर बैठ गया। उसने एक नज़र पूरे घर को देखा, पूरे घर में सामाना बिखरा हुआ था। कपड़े यहाँ वहाँ गिरे हुए थे, बोतल भी यहाँ वहाँ पड़ी थी। वो उठकर किचन में गया, वहाँ का हाल तो आज कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा था। पूरे किचन में डब्बे नीचे किचन स्लैब पर रखे थे। बर्तन वॉश बेसिन में भरा हुआ था, जैसे किसी ने 2-3 दिन से बर्तन नहीं धोए हो। उसने जाकर फ्रिज खोलकर देखा, उसमें पानी की बोतल नहीं थी। रजत ने कहा, यार मैं कल पानी भी नहीं भरा था, क्या करूं? रजत अब एक ग्लास उठा, नल चालू कर उसमें से एक ग्लास पानी भरता है और बाहर आ सोफे पर बैठ पीते हुए बोला, इससे अच्छा तो उस रीवा के घर ही चला जाता, कम से कम पानी और कॉफी तो मिल जाती। अब मैं यह बर्तन धो के घर साफ करूं, भूख भी लग रही है। रजत ने मुंह बनाते हुए कहा, अब क्या करूं? वो आंखें बंद कर बैठा था, तभी उसकी डोर बेल बजी। रजत ने खुद से कहा, अब कौन होगा? उसने डोर ओपन कर देखा तो सामने रीवा खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। रजत ने उसे देखकर कहा, अब क्या हुआ? रीवा ने कहा, यह तुम्हारे लिए कॉफी मैंने बनाई है, मुझे पता है तुम अभी ऑफिस से आए हो ना, इसलिए। रजत ने खुद से कहा, कितनी अच्छी है, मेरे इतना सुनाने पर भी मेरे लिए कॉफी लाई है। रजत ने मुस्कुराकर उसके हाथ से कॉफी ले ली और बोला, थैंक्स। रीवा भी मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर में चली जाती है। रजत भी कॉफी लेकर अंदर सोफे पर बैठ जाता है। उसने एक कॉफी का एक सीप लेकर कहा, वाओ कितनी अच्छी कॉफी है। वैसे कुछ भी कह लो, कॉफी अच्छी बनाती हैं। कॉफी पीने के बाद रजत ने कप किचन में रखा और अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड कर पहले किचन समेटकर फिर बर्तन धो देता है। उसने बाहर आकर देखा और बोला, जाने दो, यह कल कर दूंगा। उसने 2-3 पानी की बोतल वहां से उठाई और उसे भरकर फ्रिज में रख देता है। रजत अब रूम में आकर पहले कुछ खाने को ऑर्डर करता है, फिर खुद एक टॉवल लेकर वॉशरूम में चले जाता है। उसके रूम की भी हालत पूरे घर जैसे ही थी। कुछ देर में रजत बाहर आया। उसने एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखा था और एक टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। उसने टॉवल को वहीं सोफे पर फेंक दिया और एक लोवर उठाकर पहन लेता है। रजत ने फिर बेड पर पड़े कपड़ों को उठा बेड के नीचे फेंक देता है, फिर खुद बेड पर गिर जाता है। वो काफी थक गया था। कुछ देर लेटे रहने के बाद डोर बेल बजी। उसने डोर ओपन किया तो एक डिलीवरी बॉय वहां खड़ा था। रजत ने अपना फूड लिया और डोर लॉक कर अंदर आ जाता है। वो वहीं सोफे बैठे अपना फूड का पैकेट रखता है। वो किचन में जाने ही वाला था, फिर कुछ सोचकर बोला, अरे रहने देता हूं, नहीं तो फिर से बर्तन धोने पड़ेंगे। यह बोल पैकेट ओपन कर उसमें रखें टिफिन से ही खाना खाने लगा। खाने के बाद रजत उठकर अपने हाथ धोने चला गया और रूम में जाकर लेट जाता है। उसने टेबल पर रखे पैकेट को उठाया भी नहीं था। बेड पर लेटने के कुछ देर बाद ही उसे नींद आ जाती है। यह रजत का रोज का था। वो ऑफिस से कुछ काम करता, किसी दिन खाना बनाता तो किसी दिन बर्तन धोता।
पर घर तो वो हफ्ते में एक बार साफ करता जब उसे ऑफिस से ऑफ मिलता, सिर्फ तब। आदित्य का रूम। आदित्य बेड पर ईशा के ऊपर चढ़ उसे किस कर रहा था। वही ईशा तो उसके इस बिहेवियर से अब परेशान हो गई थी, क्योंकि अब यह आदित्य का रोज का था। वो रोज रात उसे इस तरह ही परेशान करता था। करीब 15 तक किस करने के बाद आदित्य ईशा के होठों पर हल्की सी बाइट कर देता। वहीं बाइट की वजह से ईशा मुंह से दर्द के मारे एक आह निकल जाती है। ईशा ने आदित्य को घूरते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती जो इस तरह से बाइट कर रहे हैं। आदित्य ने अपने होठों पर स्माइल लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बीवी, क्योंकि अगर मैं अपनी बीवी से ही शर्म करूंगा तो कहाँ जाऊंगा। ईशा उसकी बात सुन चीड़ जाती है। उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, हटिए, जब देखो परेशान करते रहते हैं। अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, छोड़िए। आदित्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख बोला, नो बीवी, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे ही सोऊंगा, अब तुम ऐसे ही लेटी रहो, मुझे नींद आ रही है। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मुझे ऐसे नींद नहीं आने वाली, प्लीज आप हट जाइए ना। आदित्य ने उसकी बात सुन अपना सिर ऊपर कर उसे देखता है और उसकी कमर को पकड़ उसे एक झटके से पलट खुद बेड पर लेट जाता है। उसने ईशा को अपने ऊपर लेटा कर कहा, अब तो ठीक है ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशा ने कहा, मुझे ऐसे भी नींद नहीं आने वाली, इसलिए प्लीज मुझे बेड पर सोने दीजिए। आदित्य ने अब उसकी एक ना सुनी और ऐसे ही उसे गले लगा अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईशा भी कुछ देर तक उसकी बाहों से आजाद होने की कोशिश करती है, फिर थककर ऐसे ही उसके सीने पर अपना सिर रख लेट जाती है। ईशा ने मन ही मन कहा, पता नहीं ऐसी अजीबोगरीब आदत कब खत्म होगी इनकी। ईशा भी अब कुछ ही देर में अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। उसकी धीमी सांसों को अपने सीने पर फिल कर आदित्य समझ जाता है कि ईशा सो चुकी है। उसके सोने बाद आदित्य झुककर उसके बालों पर किस कर देता है। आदित्य भी अपनी बाहें उस पर कस कर कुछ देर में वो भी सो जाता है। रात के करीब 3 बजे उनके रूम का डोर नॉक होता है। आदित्य की आंखें एक ही बार में खुल जाती है। उसने डोर की तरफ देखकर कहा, इतनी रात को यहाँ कौन है। वो अभी सोच ही रहा था, तभी उसे दोबारा डोर नॉक करने की आवाज आती है, साथ ही रूही की आवाज भी आती, जिसने कहा, मम्मा डेडा, मम्मा डेडा। रूही की आवाज सुन आदित्य जल्दी से ईशा को बेड पर लेटाकर खुद बेड से उठ डोर के पास चले जाता है। उसने डोर ओपन कर देखा तो सामने रूही खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने अभी अपनी डॉल को पकड़ रखा था। उसे इस तरह देख आदित्य जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, आप रो रहे हो। रूही जो अभी तक अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू भर रखे थे, आदित्य को देख वो रोने लगी। उसे अचानक रोते देख आदित्य अब थोड़ा परेशान हो गया। उसने फिक्र से कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, आप रो रही हैं, प्लीज डैड को बताओ आपको क्या हुआ। रूही ने रोते हुए कहा, डैड, लू को आपके ओल मम्मा के छात नी निकलनी है। उसकी बात सुन आदित्य उसे लिए बेड के पास आया और उसे बेड पर लेटा कर बोला, बस इतनी सी बात और आप इतना रो रहे हो। आप तो डैड की बहादुर प्रिंसेस हो ना। रूही ने आदित्य को देखा और अपना सिर हाँ में हिला देती है। अब तक ईशा की भी आंखें खुल गई थीं। उसने रूही को देखा जो अभी रो तो नहीं रही थी, पर उसके आंखों में आंसू थे। ईशा ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, रूह क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, आप डर गए थे क्या। ईशा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आदित्य ने उसे परेशान देखकर कहा, कोई बात नहीं, शायद कोई सपना देख लिया होगा और डर गई होगी। चलो सो जाओ, आज से रूह हमारे पास ही सोएगी। हाँ, आदित्य ने रूही को देखकर कहा तो रूही ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। आदित्य मुस्कराकर उसके सिर पर किस कर बोला, चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना। आदित्य रूही को बीच में लेटाकर खुद एक तरफ लेट जाता है, वहीं उसकी दूसरी तरफ ईशा लेट जाती है। आदित्य ने तीनों को ब्लैंकेट से कवर किया और रूही के ऊपर हाथ रख उसे धीरे धीरे थपकी देने लगा। ईशा के हाथ भी रूही के ऊपर ही थे। कुछ देर बाद रूही की आंख लग जाती है और वो नींद में आदित्य से चिपक कर सो जाती है।
आदित्य भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर किस कर देता है। आदित्य भी अब अपनी आंखें बंद कर लेता। वहीं ईशा, उसका ध्यान तो रूही और आदित्य पर था। आज उसे महसूस हो रहा था कि वो रूही को क्या चीज नहीं दे पा रही थी। एक बाप क्या प्यार और उसका साया जो शायद ईशा उसे कभी नहीं दे पाती। एक बाप जो अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाता है, उसे हर दुख और डर के साए से दूर रखता है। आज ईशा खुश थी क्योंकि पहले जब भी रूही डर जाती थी तो ईशा अकेले उसे संभालती थी, पर आज आदित्य का रूही की केयर करता देख उसे दिल से खुशी हो रही थी। ईशा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में तीनों सो जाते हैं। नींद में ईशा भी आदित्य से चिपक गई थी, वहीं रूही उन दोनों के बीच में सो रही थी। अगला दिन रजत का अपार्टमेंट। रजत सोकर उठ जाता है। उसने एक नज़र रूम को देखा, फिर मुंह बनाते हुए वहां से वॉशरूम में चले जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आया। उसने इस वक्त सिर्फ एक लोवर पहन हुआ था। वो वैसे ही किचन में जाकर खुद के लिए कॉफी बनाता है, वैसे भी उसने बर्तन धो लिए थे। उसने जब कॉफी के लिए एक कप उठाने लगा तभी उसका ध्यान रीवा के कॉफी कप पर गया, जिस पर एक कार्टून बना हुआ था। रजत उस कप को उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, पागल है पर क्यूट भी। रजत फिर उसी कप में कॉफी निकाल उसे लिए हॉल में आकर देखता जहां रात का खाने का पैकेट पड़ा हुआ था। रजत ने मुंह बनाते हुए कहा, अब इसे भी क्लीन करूं यार, मैं अपना काम टाइम पर ही क्यों नहीं कर देता, बाद में तो नहीं करना पड़ेगा। यह बोल वो कॉफी को टेबल पर रख वो पैकेट उठा उसे डस्टबिन में डाल देता है और खुद सोफे पर बैठते हुए अपनी कॉफी पीने लगता है। कॉफी पीने के बाद रजत अपनी कप वहीं रखकर खुद वहां से अपने रूम में चले जाता है। कुछ देर में वो तैयार हो बाहर आता और घर से बाहर निकल घर को लॉक कर जैसे ही जाने को हुआ, सामने से रीवा भागते हुए आई और लिफ्ट के बटन को बार बार प्रेस कर रही थी। रजत ने देखा रीवा ने आज पिंक कलर की कुर्ती और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसके खुले बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। रजत उसे देख मुस्करा दिया और उसके बगल में जाकर खड़े हो जाता है। रजत ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। रीवा ने उसे एक नज़र देखा और बोली, गुड मॉर्निंग। यह बोल वो दोबारा बटन प्रेस करती हैं। रजत ने कहा, इतने बार प्रेस करने से लिफ्ट नहीं आने वाली, टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट कर लो। रीवा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या खाक वेट कर लो, आज इंटरव्यू के लिए जाना है और अभी तक मैं यही हूं, पता चला यह जॉब भी हाथ से चली गई। रजत ने कहा, कौन सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मित्तल इंडस्ट्रीज के सारे इंटरव्यू की लिस्ट मेरे पास होती है और वहां पर तो आज कोई इंटरव्यू नहीं है। रीवा ने कहा, नहीं, मित्तल इंडस्ट्रीज से तो मुझे कोई रिप्लाई आया ही नहीं, किसी दूसरी खुराना इंडस्ट्रीज में भी मैंने अप्लाई किया है, वहां से ऑफर आया है। उसकी बात सुन रजत ने कहा, क्या वो खुराना इंडस्ट्रीज की बात कर रही हो? रीवा ने कहा, हाँ। रजत ने मन ही मन कहा, यह पागल है, उस कंपनी में जॉब करने जा रही है, वहां का इसे पता भी है, वहां का बॉस है कैसा। दोनों अभी तक नीचे आ गए थे। नीचे पार्किंग में आ रजत ने कुछ सोचकर कहा, रीवा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, जल्दी पहुंचा दूंगा। रीवा ने एक बार अपनी वॉच में देखा और फिर रजत को देख बोली, ठीक है पर प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ। रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो यही चाहता था कि रीवा उसे हाँ कर दे। रजत जल्दी से कार का डोर अनलॉक कर बोला, आओ बैठो। रीवा भी उसकी कार में बैठ जाती है क्योंकि उसकी स्कूटी पहले ही खराब हो गई थी। रजत रीवा बैठते ही मन बोला, अब तो तुम टाइम पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। रजत भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रजत कार स्टार्ट कर देता है और कार किसी सुनसान रोड पर ले आता है। उसे देख रीवा ने कहा, वहां कहाँ जा रहे हो? खुराना इंडस्ट्रीज का रास्ता दूसरी तरफ से है। रजत ने कहा, डोंट वरी, यह शॉर्टकट है। और वैसे तुम्हें कितनी देर में पहुंचना है? रीवा ने कहा, 10 मिनट में नहीं तो मेरा आज का इंटरव्यू गया। रजत ने खुश होते हुए खुद से कहा, तब तो तुम नहीं पहुंचने वाले। यह बोल वो कार को एक झटके से रोक देता है। अचानक से कार रुकने की वजह से रीवा ने कहा, यहाँ क्यों रोक रहे हो? चली जल्दी, मुझे लेट हो रहा।
रजत ने कहा गाड़ी रुक गई है, शायद कुछ खराबी है, मैं अभी देखता हूँ। उसकी बात सुन रीवा का मुंह तो रोने जैसे बन गया था, क्योंकि उसे लेट जो हो रहा था। वहीं रजत कार के बाहर गाड़ी का बोनट खोल वहां खड़ा था। गाड़ी में खराबी तो थी नहीं, वो ऐसे ही बस इधर उधर कर रहा था। रीवा ने 2 मिनट बाद ही कहा रजत कार ठीक हो गई। रजत ने रीवा की तरफ देखकर कहा नहीं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या खराबी है। आज से पहले तो कभी खराब नहीं हुई है यह। रीवा अब कार से बाहर उतर इधर उधर देख रही थी, शायद उसे कोई कार या टैक्सी दिख जाए, पर मजाल है वहां कोई कार आई हो। धीरे धीरे पूरा टाइम बीतने को आया, तब जाकर रजत ने कहा फाइनली ठीक हो गई। उसने सामने देखा जहां रीवा एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसे रोता देख रजत ने कहा इसे क्या हुआ, यह रो क्यों रही है। रजत रीवा के पास पहुंचकर धीरे से बोला रीवा कार ठीक हो गई, चले। रीवा ने रोते हुए कहा अब कोई मतलब नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है, अब मेरा इंटरव्यू नहीं होने वाला। मेरी जॉब, अगर जॉब नहीं मिली तो रूम का रेट मैं कैसे दूंगी। रीवा यही सब सोचते हुए रो रही थी। उसका दर्द रजत भी समझ रहा था, पर खुराना इंडस्ट्रीज के मालिक रोहित खुराना बहुत ही घटिया इंसान था। लड़कियां तो उसके लिए खिलौना थी, बस इसलिए वो रीवा को वहां जाने से भी रोक रहे थे। रजत रीवा की परवाह करने लगा था। रजत ने उसे समझाते हुए कहा कोई बात नहीं, कहीं और जॉब मिल जाएगी, रोने से तो कुछ नहीं वाला ना, चलो अब चुप हो जाओ। रजत रीवा को समझा बुझाकर उसे कार में बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रजत ने कार कुछ देर में एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। रीवा ने बाहर देखकर कहा तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। रजत ने कहा चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे भी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रीवा ने उसे देखकर कहा क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। रजत ने ना में अपना सिर हिला दिया तो रीवा ने कहा ठीक है तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। रजत ने उसे देख हैरानी से कहा क्यों, तुम्हें क्यों नहीं जाना है, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। रीवा ने अपना सिर झुकाकर कहा मेरे पास अभी इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, और अभी तो मुझे घर का राशन भी लाना है, इसलिए तुम जाओ, वैसे भी घर जाकर कुछ बना लूंगी। रजत उसकी बात सुन अपना ना में हिला देता है और खुद कार से बाहर निकल उसकी तरफ का डोर ओपन कर देता है। रजत ने रीवा को देखकर कहा अरे चलो यार, इस तरह उदास बैठने से कुछ नहीं होगा, और किसने कहा कि पैसे तुम्हें देने हैं, मैं हूं ना इसके लिए, अब चलो। रीवा उसे मना कर रही थी, पर रजत ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे लिए रेस्टोरेंट में चले गया। दोनों ही अंदर जाकर एक साइड वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। रजत ने रीवा को देखकर कहा बताओ क्या खाओगी तुम। रीवा ने कुछ नहीं बोला तो रजत ने खुद ही दोनों के लिए ऑर्डर कर देता है। कुछ देर में एक वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आता है। रजत ने सैंडविच, व्हाइट सॉस पास्ता और 2 जूस मंगवाई थी। रजत ने रीवा को देख बोला जल्दी से खाओ, मुझे ऑफिस जाना है, नहीं तो मेरी जॉब भी चली जाएगी। उसकी बात सुन रीवा ने हंसते हुए कहा नहीं जीजू, आपको ऑफिस से नहीं निकालने वाले हैं। जीजू तो बहुत अच्छे हैं, मेरी बात हुई थी ईशा से, वो बता रही थी कि जीजू रूही का बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, वो भी रूही को बहुत प्यार करती है। रजत ने मुस्करा कर कहा हाँ, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और आंटी तो बहुत ही अच्छी है। दोनों ही अपना खाना खा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। दोनों को टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा। करीब 1 घंटे बाद दोनों ही वहां से बाहर निकलते हैं। रजत को हड़बड़ाता देख रीवा ने कहा तुम ऑफिस चले जाओ, मेरी वजह से पहले ही बहुत लेट हो गए हो। रजत ने उसे देखकर कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रीवा ने कहा नहीं, तुम्हें लेट हो जाएगा और अभी मैं रूही और ईशा से मिलने जा रही हूँ, उसने मुझे मिलने बुलाया है, तो तुम जाओ। रजत ने उसे एक नज़र देखा और बोला ठीक है जाओ, मैं चले जाता हूँ, तुम ध्यान से जाना। रीवा ने मुस्करा कर कहा थैंक्स। रजत मुस्कराते हुए वहां से चले जाता है।
रीवा उसके जाने के बाद जाकर एक बस स्टॉप पर बैठ जाती है। कुछ देर में एक बस आई और रीवा उस बस में बैठ ईशा से मिलने नहीं निकल जाती है। दूसरी तरफ मित्तल इंडस्ट्रीज रजत जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज पहुंचा और अपनी कार पार्क कर ऊपर अपने केबिन में जाता है। वहां उसने अपना बैग रखा और सीधा आदित्य के केबिन में चले गया। रजत ने डोर नॉक किया तो अंदर से एक शांत मगर सख्त आवाज। रजत ने खुद से कहा, यार आज तो गया, कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही लेट होने लगा हो। रजत अंदर जाता है और आदित्य को देख मुस्करा कर बोला, गुड मॉर्निंग सर। रजत की आवाज सुन आदित्य ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और बोला, रजत मेरे ख्याल से तुम्हें अपने काम से अब प्यार नहीं है। रजत उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्यों सर? आदित्य ने कहा, तुम्हारे पास घड़ी है? रजत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो आदित्य ने कहा, चलती है यह या बंद है? रजत ने कहा, सर यह चलती है, देखिए अभी 11 बज गए हैं। आदित्य ने कहा, अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि 11 बज गए हैं। मुझे तो लगा था तुम्हें टाइम देखना नहीं आता तभी इतना लेट हो गए। हाँ। रजत ने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोला, सॉरी सर, वो लेट हो गया था। आदित्य ने मुस्कराकर कहा, मेरे लिए असिस्टेंट के लिए एक इंटरव्यू रखो। रजत ने उसे देख हैरानी से कहा, क्यों सर, मैं हूं तो। आदित्य ने कहा, वो क्या है ना, अब तो तुम अपने पड़ोस में रहने वाली मिस रीवा को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करवाने जाओगे। उसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दोगे तो क्या है ना, मुझसे इतने काम अकेले नहीं होने वाला, इसलिए मेरे लिए तुम दूसरी असिस्टेंट रख दो, फिर तुम्हें जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब तुम फ्री हो तब आ सकते हो। रजत से तो अब कुछ बोला ही गया। वो अपना सिर झुकाए खड़ा था। रजत ने धीरे से कहा, सॉरी सर, आगे से यह गलती नहीं होगी। हम आदित्य ने बस इतना ही कहा। रजत वहां से जाने लगा तो आदित्य ने कहा, रजत। रजत ने घूमकर आदित्य को देखा और बोला, यस सर। आदित्य अपनी हेड चेयर से उठ रजत के पास आ बोला, वैसे काफी मासूम, तुम्हारे लिए सही है वो। रजत ने आदित्य की बात कही बात सुनकर बोला, मतलब सर, उससे शादी कर लो, अच्छी लड़की है। आदित्य ने नॉर्मल ही कहा। आदित्य की बात सुन रजत की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती थी, क्योंकि आदित्य उसे रीवा से शादी करने के लिए बोल रहा था। रजत ने अब कुछ नहीं कहा तो आदित्य अपनी चेयर पर बैठकर कहा, मर्जी तुम्हारी और रीवा की है। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम दोनों ही खुश रहो। मेरी बात को सोच कर देखना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता पर तुम्हें बोल तो सकता हूं। आखिर हम दोस्त जो है। रजत हल्का सा मुस्करा देता है और हाँ में अपना सिर हिला वहां से चले जाता है। रजत जब अपने केबिन में आता है तो वहीं बैठे रीवा के बारे में सोचने लगा। फिर खुद से ही बोला, वैसे सर सही कह रहे हैं पर नहीं, यह मेरा अकेले का फैसला नहीं है। रीवा का फैसला भी जरूरी है, आखिर उसके भी कोई ड्रीम है। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, रजत अभी यह सब छोड़ पहले काम कर ले। रजत ने अपना लैपटॉप ओपन कर उसमें आए ईमेल्स को चेक करने लगा। तभी उसकी नज़र रीवा के मेल पर जाती है जो उसने जॉब के लिए भेजा था। रजत ने मेल देखकर कहा, इसे इंटरव्यू के लिए मेल भेज देता हूं, नहीं तो पता नहीं अब की बार किस कंपनी में चली जाए यह रजत ने रीवा के मेल का रिप्लाई दिया और अपना काम करने लगा। लेकिन आज उसका ध्यान काम में लग ही नहीं रहा था, उसे बार बार रीवा की बातें और उसकी हरकतें याद आ रही थी। रीवा की बेबी वाली बात सुन वो हंसने लगता है। रजत ने खुद से कहा, पागल लड़की। दूसरी तरफ रीवा अपने घर पहुंच जाती है। उसे ईशा से नहीं मिलना था पर वो जानती थी कि रजत उसे घर छोड़ने की जिद करेगा, इसलिए वो खुद उसे झूठ बोल खुद घर आ गई। उसने अपना पर्स टेबल पर रखा और खुद वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और कुछ देर में चेंज कर बाहर आती है और सोफे पर बैठ अपना फोन ऑन कर देखती है। तभी उसकी नज़र मेल पर जाती है। उसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अचानक ही वो सोफे पर चढ़ उस पर उछलने लगती हैं। उसने खुश होते हुए कहा, वाह, मेरे इंटरव्यू के लिए मेल आ गया, अब मेरी जॉब जल्दी ही लग जाएगी।
कुछ देर रीवा इसी तरह खुशी से अकेले ही डांस करती है, फिर सोफे पर बैठे अपना फोन देखने लगी। उसे तभी रजत का ख्याल आता है। रीवा ने खुद से कहा, खड़ूस है पर दिमाग है उस पागल आदमी में। रीवा यह बोल मुस्करा देती है। शाम का वक्त। रजत घर पहुंचता है, तभी उसे रीवा के घर का डोर ओपन नजर आता है। उसने हल्का सा झांक कर देखा तो उसके रूम का ऑनर वही हॉल में खड़ा था और रीवा पर चिल्ला रहा था। उसने रूम के ऑनर ने रीवा से कहा, देखो अगर तुम्हें मेरे अपार्टमेंट का रेट ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि तुम पिछले महीने भी रेंट नहीं दिया था और अब कह रही हो पैसे नहीं हैं। देखो लड़की, तुम अकेली हो यह सोचकर मैंने तुम्हें अपना घर दिया, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें फ्री में रखूं। समझ गई, मुझे मेरा रेंट चाहिए नहीं तो अगले हफ्ते घर खाली कर देना और अपने हिसाब से कोई छोटा सा घर खरीद लेना। रीवा ने कहा, अंकल मैं आपको रेंट दे दूंगी पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए तो मैं आपका रेट दे दूंगी। ऑनर ने कहा, देखो तुम्हारी कोई फैमिली भी नहीं है तो जाकर कोई छोटा सा घर रेंट पर ले लो। ना माँ है ना बाप ना कोई भाई बहन, शादीशुदा भी नहीं हो तो इस घर पर रहकर अपना पैसा क्यों खर्च कर रही हो? जाओ जाकर कहीं और रहो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यह सड़क पर पड़े लोग, यह बोल वो ऑनर वहां से चले जाता है। उसकी बात सुन रीवा को रोना आ जाता है। वो वहीं जमीन पर बैठ रोने लगी और खुद से बोली, क्यों अनाथ होना इतना बुरा है? क्योंकि कोई प्यार से बात नहीं करता। बचपन से सब यही कहते हैं जैसे मैं पता नहीं किस पर बोझ हूँ, जो सबको ही प्रॉब्लम है। रीवा रो रही थी, वही बाहर खड़ा रजत उसे हैरानी से देख रहा था। फिर अपने अपार्टमेंट में आ जाता। रजत ने अपना बैग टेबल पर रखा और वहां पर बैठ जाता है। रजत ने अपना सिर सोफे के हेडरेस्ट से टीका लिया। उसे अभी भी रीवा का ही ख्याल आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद रजत अपनी जगह से उठा और रूम में जाकर फ्रेश होकर आता है और किचन में चले गया। उसने खाना बनाया और खुद किचन से बाहर आ जाता है। रजत हॉल में खड़ा हो खुद ही सोच रहा था, अब इसके घर कैसे जाओ, और जाऊंगा भी तो क्या बोलूंगा। फिर कुछ सोच किचन में चले गया और वहां से रीवा का कॉफी कप उठा, बोला, चल रजत इसी बहाने सही पर उसके घर चले जाऊंगा और बातों बातों में उसे खाने के लिए बोल दूंगा। यह सोच रजत अपने अपार्टमेंट से निकल रीवा के अपार्टमेंट में चले जाता है। उसने देखा डोर अभी भी खुला हुआ था। फिर भी रजत ने 2-3 बार नॉक किया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो रजत ने खुद से कहा, कहीं सो तो नहीं गई यह बोल रजत खुद घर के अंदर चले जाता है। उसने देखा रीवा हॉल में ही जमीन पर लेटी हुई थी। रजत ने उसे देखकर कहा, यह क्या पागल है जो जमीन पर सो रही है? रजत रीवा के पास जाकर देखता है तो रीवा ठंड से हल्का हल्का कांप रही थी। उसकी कपकपाहट सुन रजत जल्दी से कप को टेबल पर रख रीवा का सिर अपनी गोद में रख लेता है और उसके गाल को थपथपाकर बोला, रीवा उठो। रीवा उसने देखा उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। रजत जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर उसे उसके रूम में लेकर चले जाता है। उसने रीवा को रूम में लेटा दिया और खुद बाहर आ रीवा के घर का मैन डोर बंद कर देता है। रजत वहां से किचन में गया और एक बाउल में ठंडा पानी और एक छोटा टॉवल लेकर रीवा के रूम में चले जाता है। रजत उस ठंडे पानी की पट्टी उसके सिर पर करने लगता है। कुछ देर में उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है। रजत ने उसके सिर पर हाथ लगाकर देखा और बोला, ओह गॉड, अच्छा है इसका बुखार कम हो गया, पर इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? इसे दवा भी देनी है। रजत ने रीवा के गाल पर हाथ रख कर कहा, धीरे से उसके गाल को थपथपाकर कहा, रीवा उठो। रीवा उठो ना, तुम्हें दवा देनी है। तभी धीरे धीरे रीवा की आंखें खुल जाती हैं। उसने रजत को देखा पर कुछ कहती नहीं है। रजत उसे होश में देख खुश हो जाता है क्योंकि रीवा बुखार की वजह से बेहोश हो गई थी। रजत ने रीवा को होश में देख खुश होते हुए कहा, थैंक गॉड टंगे होश आ गया। अच्छा अब उठो और दवा खा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूंगा। रीवा ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए दवा खा लेती है और दोबारा बेड पर लेट जाती है।
रजत भी उसके अपार्टमेंट से निकल अपने अपार्टमेंट में चले जाता है। रजत अपने अपार्टमेंट में पहुंच फ्रीज से कुछ वेजिटेबल निकाल उसे किचन पर रख देता है और उन्हें चॉप करने लगा। फिर उसने सूप बनाया। वही उसने जो खाना बनाया था उसे फ्रिज में रख देता है। रजत सूप रेडी कर रीवा के अपार्टमेंट में चले जाता है और डोर को लॉक कर देता है। रजत रीवा के रूम में आया जहां रीवा अभी भी सो रही थी। रजत ने खुद से कहा, इतनी जल्दी सो गई, अभी तो उठा कर गया था। उसने सूप साइड टेबल पर रखा और खुद रीवा को उठाते हुए बोला, हे रीवा उठो और सूप पिलो, फिर सो जाना। रीवा जो आधे नींद में थी वो अपनी आंखें खोल रजत को देखती है। रजत उसे उठाकर बेड पर बैठा देता है और थोड़ा थोड़ा कर सूप उसे पिलाने लगा। कुछ देर में सूप खत्म होता है तो रजत उसे पानी पिला बेड पर लेटा देता है। रीवा भी ना कुछ बोल रही थी ना ही ज्यादा रिएक्ट कर रही थी। रजत जो कर रहा था करने दे रही थी। रजत ने उसे बेड पर लेटा ब्लैंकेट से कवर कर उसके सिर को सहलाने लगा। रीवा की आंखें दोबारा बंद हो जाती हैं। रजत ने जब देखा रीवा सो चुकी है तो उसने झुककर उसके बालों पर किस किया और उठकर वहां से जाने लगा, पर रीवा ने उसकी शर्ट को पकड़ रखा था जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। रजत दोबारा बेड पर बैठ गया और रीवा के हाथ से अपना शर्ट छुड़ाने लगा, पर रीवा जिसे बुखार की वजह से कोई होश नहीं था वो रजत की शर्ट को ऐसे ही पकड़ कर रखती है। रजत बहुत देर तक कोशिश करता है पर रीवा जब उसे नहीं छोड़ती तो रजत भी वही बेड के हेडरेस्ट से टेक लगाकर बैठ जाता है। तभी उसके कानों में रीवा के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। रजत ने झुककर उसके होठों के पास अपने कान ले जाकर सुनता है तो रीवा का बड़बड़ाना उसे साफ सुनाई दे रहा था। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे छोड़कर चले जाते। मम्मा आप भी पापा की तरह मुझे छोड़ के चली गई। सब बुरे हैं सब। रीवा को किसी से बात नहीं करनी है। रजत ने उसकी बात सुन अपना सिर ऊपर कर रीवा के चेहरे को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रजत ने मन ही मन कहा, यह क्या बोले जा रही है और इसकी फैमिली, और यह रो क्यों रही है। रजत यही सब सोच रहा था। उसने दोबारा रीवा को देखा जो अभी भी रो रही थी। रजत ने अब ज्यादा ना सोचते हुए उसे अपने गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भर उसके बाल को सहलाने लगा। रीवा भी अब रोना बंद कर रजत से चिपक कर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ बांध लेती है और उसके सीने में अपना सिर छुपाकर गहरी नींद में सो जाती है। रजत भी अब वैसे लेटे हुए कुछ देर तक रीवा के चेहरे को देखता है। अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रजत उसके माथे पर किस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब भाई वो भी थक गया था। दूसरी तरफ आदित्य का रूम। आज आदित्य के रूम में आदित्य और ईशा के साथ रूही भी थी। रूही आदित्य से चिपक कर लेटी थी। वहीं आदित्य उसके बालों को सहलाते हुए उसे स्टोरी सुना रहा था। ईशा भी रूही की दूसरी तरफ लेटे हुए उन दोनों को देख रही थीं। कुछ देर में आदित्य और रूही दोनों ही सो जाते हैं, पर आदित्य के हाथ अभी भी रूही के बालों में चल रहे थे। ईशा यह देख मुस्करा देती है और ब्लैंकेट को उन दोनों को अच्छी तरह से ओढ़ा देती है। ईशा ने झुककर रूही के माथे पर किस किया। उसका आदित्य पर गया जो बिल्कुल रूही के पास ही सो रहा था। ईशा कुछ सोचकर आगे बढ़ आदित्य के माथे पर भी किस कर देती है। आदित्य भी नींद में मुस्करा देता है। आदित्य की मुस्कुराहट देख ईशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल जाती है। ईशा अब उन दोनों के करीब आ लेट जाती है। ईशा का चेहरा आदित्य के चेहरे के सामने था। ईशा एकटक उसे देख रही थी। आदित्य को देख ईशा ने मन ही मन कहा, कितने अच्छे हैं मिस्टर मित्तल, सबका कितना ख्याल रखते हैं। ईशा कुछ देर तक आदित्य को देखती है और थोड़े ही समय में खुद भी सो जाती है। तीनों साथ में एकदम परफेक्ट फैमिली लगते थे, जो शायद अभी तक पूरी होकर भी पूरी नहीं हुई थी। अगली सुबह आदित्य की नींद खुली तो उसने देखा रूही और ईशा उससे चिपक कर सो रही थी। रूही आदित्य के ऊपर उसके सीने पर अपना सिर रख कर सो रही थी। वहीं ईशा आदित्य की बाजू पर सिर रखे उससे चिपक कर सो रही थी। उसके दोनों हाथ आदित्य की कमर पर बंधे हुए थे।
आदित्य उन दोनों को देख मुस्करा देता है और रूही को देख उसके माथे पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। फिर ईशा को देखता है जो अभी भी सो रही थी। आदित्य आगे बढ़कर ईशा के होठों पर लाइट किस कर बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस की मम्मा। आदित्य ने अब ईशा को खुद से दूर किया, फिर आराम से रूही को बेड पर लेटा खुद वॉशरूम में चले जाता है। कुछ देर बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर आ एक नज़र दोनों को देख रूम से बाहर चले जाता है। रीवा का अपार्टमेंट। रजत और रीवा अभी भी सो रहे थे। रीवा पूरी तरह से रजत से चिपकी हुई थी। उसके दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट रखे थे, वही एक पैर रजत के ऊपर था। रीवा का छोटा सा चेहरा भी रजत के सीने में लगा हुआ था। वही रजत के हाथ भी रीवा की कमर पर थे। दोनों इस वक्त बहुत ही लवी डवी कपल लग रहे थे। धीरे धीरे रीवा की आंखें खुलने लगी, पर रीवा अपनी आंखें नहीं खोलती। रीवा को अपना सिर किसी पत्थर पर रखा हुआ लग रहा था। रीवा ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, यह मेरा पिलो आज इतना हार्ड कैसे हो गया, वो तो बहुत सॉफ्ट है। रीवा अपना चेहरा रजत के सीने पर रब करने लगती है। रीवा ने फिर से कहा, यह मेरे पिलो में किसी मेल परफ्यूम की स्मेल कैसे आ रही है। रीवा ने अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। रीवा जल्दी से रजत से अलग हो उसे देख रही थी। रजत अभी भी सो रहा था। रीवा ने खुद से कहा, यह यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहा है। रीवा ने अब रजत को उठाते हुए कहा, रजत रजत उठो। रजत उसकी आवाज सुन उठ जाता है। रजत बेड पर बैठे रीवा को देखता है, फिर उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा बुखार तो उतर गया। वही रीवा तो अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। रजत ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रही हो। रीवा ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ कैसे। रजत बेड से उठ नॉर्मली बोला, कल रात तुम्हें फीवर हो गया था। मैं तुम्हें तुम्हारी कॉफी का कप देने आया पर डोर अनलॉक था। मैंने फिर भी नॉक किया पर जब कुछ देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं खुद अंदर आ गया और देखा तुम फर्श पर सो रही हो तो तुम्हें उठाने लगा तो मालूम पड़ा कि तुम्हें फीवर है, इसलिए मैंने तुम्हें यही रूम में लेकर आ गया और तुम्हें दवा खिला। जैसे जाने को हुआ तुमने मुझे रोक लिया और मजबूरन मुझे तुम्हारे पास ही सोना पड़ा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम जाकर रेडी हो जाओ। रजत यह बोल अपना फोन जो उसने साइड टेबल से रखा हुआ था उठा लेता है, वहां से बाहर निकल जाता है। रीवा तो उसे हैरानी से देख रही थी। रीवा ने रजत को जाते हुए देखा, फिर जब उसे होश आया तो वो जल्दी से बेड से उठ रूम से बाहर आ जाती है। रीवा ने देखा रजत बाहर जा रहा था, उसने उसे रोकते हुए कहा, रजत रुको। रजत रीवा की आवाज सुन रुक गया और पीछे मुड़कर देखता रीवा उसे ही देख रही थी। रजत ने उसे देखकर कहा, हाँ बोलो। रीवा जल्दी से उसके पास आई और बोली, थैंक्स। रजत मुस्कराकर बोला, इसकी जरूरत नहीं है, जाओ अभी रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। रीवा को याद आया कि आज उसे भी इंटरव्यू के लिए जाना है। रीवा ने रजत को देखकर कहा, रजत तुम मुझे मित्तल इंडस्ट्रीज छोड़ दोगे, आज मेरा इंटरव्यू है। फिर कुछ सोचकर बोली, अरे हाँ मैं तो बताना भूल गई, मुझे ना इंटरव्यू के लिए मेल आ गया, बस अब मेरी जॉब लग जाए फिर देखना मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट दूंगी। रजत ने मुस्करा कर कहा, तब ट्रीट के लिए तैयार रहना। फिर उसने खुद से कहा, क्योंकि तुम्हारी जॉब तो कन्फर्म है। रीवा ने हैरानी से कहा, क्यों। रजत ने उसे देखकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन और जॉब एक्सपीरियंस काफी अच्छी है। रीवा ने कहा, हाँ वो तो है, मैं तो हूँ ही बेस्ट। इतना बोल रीवा मुस्करा देती है। रजत ने मुस्कराकर उसे देखा और मुस्कराकर बोला, पागल लड़की। रजत ने कहा, ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, साथ में चलेंगे। रीवा ने हाँ में अपना सिर हिला देती है। रजत भी वहां से चला गया। वही रीवा ने डोर लॉक किया और खुद अपने कमरे में चले जाती है। रीवा जब रूम में आई तो उसका ध्यान बेड पर गया। रीवा ने बेड के पास जाकर देखा तो वहां एक गोल्ड की चैन गिरी हुई थी। रीवा ने उस चैन को उठाकर देखा तो वो एक गोल्ड की अवार्ड की पेंडेंट वाली चैन थी। रीवा ने उसे देखकर कहा, लगता है रजत की है, कोई ना, अभी मिलूंगी तो उसे दे दूंगी।
रीवा उसे उठा अपने पर्स में रख देती है और खुद वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ मित्तल मेंशन आदित्य जब रूम में आता है तो ईशा ड्रेसिंग के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। वहीं रूही बेड पर सो रही थी। आदित्य उसे देख मुस्करा देता है, फिर उसने ईशा को देखा जो इयररिंग्स पहन रही थी। आदित्य मुस्कराते हुए ईशा की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और पीछे से उसे गले लगा लेता है। ईशा किसी के गले लगाने से वो हड़बड़ा जाती है। तभी उसने मिरर से आदित्य को देखा। ईशा ने आदित्य को देखकर कहा, यह क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे जब देखो परेशान करते रहते हैं। आदित्य ने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रब करते हुए कहा, नहीं, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। ईशा ने कहा, छोड़िए ना मिस्टर मित्तल, मुझे अभी रूह को भी रेडी करना है और आप मुझे ऐसे पकड़ कर रखेंगे। अगर उठ गई तो 10 सवाल करेगी। आदित्य ने उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा, तो चलो वॉशरूम में, मुझे शॉवर भी लेना है, थोड़ा शॉवर रोमांस भी हो जाएगा। ईशा ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखी, फिर बोली, आह मिस्टर मित्तल हटिए, आप पूरे पसीने से भीगे हैं, आप में से स्मेल आ रही हैं। आदित्य ने कहा, अब जिम से आऊंगा तो पसीने से ही भीग रहूंगा ना। वैसे तुम्हें पता, बेड एक्सरसाइज करने से भी काफी पसीना आता है। इतना बोल आदित्य शरारत से मुस्कराते हुए अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। ईशा ने उसके सीने पर एक पंच मारकर कहा, छी कितनी गंदी बातें करते हैं आप, जाइए। आदित्य ने उसके होठों पर झुकते हुए कहा, ठीक है चले जाता हूं, पर पहले किस दे दो, फिर मैं चले जाऊंगा पक्का। आदित्य की बात सुन ईशा ने कहा, आपको क्या हर वक्त किस चाहिए होता है? आदित्य ने कहा, तो कुछ करने की परमिशन दे दो, किस नहीं मांगूंगा पक्का। ईशा अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखने लगी। आदित्य ने उसके गाल पर किस कर कहा, ऐसे क्या देख रही हो? ईशा अपना सिर ना में हिला देती है और बोली, छोड़िए नहीं तो रूह जाग जाएगी। आदित्य उसकी बात ना मानते हुए उसके होठों पर झुकने लगा। ईशा भी उसे देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर दोनों में किस हो पाती, तभी उन दोनों के कान में रूही की आवाज आती है, मम्मा डैड आप दोनों किच्ची करने वाले हो। उसकी आवाज सुन आदित्य अपनी ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। ईशा ने तुरंत आदित्य को धक्का दे खुद से दूर कर देती है। दोनों ने देखा रूही बेड पर बैठी उन्हें देख रही थी। आदित्य मुस्कुराते हुए रूही के पास गया और उसे देख बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। रूही ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। रूही ने दोबारा कहा, डैड आप मम्मा तो किच्ची कल कहे थे। आदित्य उसकी बात सुन खुद से बोला, इसे भी अभी जागना था। फिर कुछ सोचकर बोला, नो प्रिंसेस, मैं सिर्फ आपकी मम्मा से बात कर रहा था। रूही ने कहा, कौन सी बात डैड? आदित्य को अपनी गोद में उठा रूही को देखकर बोला, आज मैं मम्मा और रूह के एडमिशन के लिए आज स्कूल जाएंगे। स्कूल सुन रूही और ईशा दोनों शॉक रह जाते हैं। रूही ने कहा, क्या डैड हम आज स्कूल जाएंगे? रूही एकदम से चिल्लाते हुए बोली, हे लूह स्कूल जाएगी। आदित्य भी उसे खुश देख मुस्करा देता है। ईशा आदित्य के पास अब बोली, मिस्टर मित्तल हम रूही के एडमिशन लिए जाएंगे। आदित्य ने कहा, हाँ अब हमारी रूह बड़ी हो गई है तो स्कूल भी जाएगी ना। ईशा भी मुस्कराते हुए बोली, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आदित्य उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, बीवी तुम मेरी सुनती ही कब हो जो मैं कुछ कहूं। आदित्य की बात सुन ईशा उसे घूरते हुए बोली, अच्छा बोल, तो आप ऐसे रहे जैसे आपकी कभी सुनती ही नहीं हो। आदित्य ने कहा, अच्छा तुम मेरी सारी बात सुनाती हो। ईशा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो आदित्य ने कहा, बीवी तुम्हें याद दिला दूं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें कुछ कहा पर तुमने तो उस बात को सुना ही नहीं और मुझे मारा भी। ईशा उसे हैरानी से देख रही थी। तभी रूही ने कहा, मम्मा आप डैड को मारती हो। ईशा तो रूही को देखने लगी जो उससे सवाल कर रही थी। ईशा ने कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं, मैंने कब आपको मारा? फिर रूही से बोली, रूह मैंने आपके डैड को मारा नहीं, वो तो बस मेरा हाथ लग गया। अच्छा चलो रेडी भी होना है। ईशा रूही को लिए रूम से बाहर चली जाती है। आदित्य भी मुस्कराते हुए वहां से वॉशरूम में चले गया। रजत उसकी बात सुन मुस्करा देता है। कुछ ही समय में दोनों ही होटल हयात पहुंच जाते हैं। रीवा जल्दी से कार से बाहर उतर जाती है।
उसके पीछे रजत भी बाहर आता है। उसे देख रीवा बोली, अरे अब क्या तुम मेरे आगे पीछे घूमोगे अपने बेबी के लिए? रीवा की बात सुन रजत ने उसे घूरते हुए कहा, इतना भी खाली टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे भी यही मीटिंग के लिए आना था। अब तुम जाओ, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। यह बोल रजत खुद आगे बढ़ जाता है। उसे जाता देख रीवा भी अपना पर्स लेकर वहां से अंदर चली जाती हैं। होटल हयात के एक रूम आदित्य अपने कुछ इन्वेस्टर के साथ बैठ मीटिंग कर रहा था। रजत वही एक साइड में खड़ा था। आज रजत थोड़ा लेट हो गया था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और सामने से रीवा अंदर आई। उसे देख सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वही रीवा सभी को देख अपने दांत दिखा देती है। रीवा जल्दी से आगे आ सबको हेलो कहती है। उसका ध्यान फिर रजत पर जाता है, जो उसे ही देख रहा था। रजत ने खुद से कहा, यह भी यही मीटिंग, मतलब यह बॉस के किसी इन्वेस्टर की असिस्टेंट है। तभी मिस्टर आहूजा अपनी जगह से खड़े हुए और रीवा पर चिल्लाते हुए बोले, मिस रीवा, क्या आपको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है या आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है? मिस्टर आहूजा, उनकी एज यही कहीं 40-45 होगी। उनके चिल्लाने पर रीवा अपना सिर झुकाकर बोली, सॉरी सर, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मिस्टर आहूजा ने गुस्से में कहा, शट अप मिस रीवा, आपका यह हमेशा का है। आप कभी टाइम से नहीं आ सकती है। अब जाइए यहां से, और अब ऑफिस आने की भी कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुन रीवा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उन्हें देखने लगी। उसने धीरे से कहा, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। मिस्टर आहूजा ने उसकी एक बात ना सुनी और उसे वहां से जाने को बोल रहे थे। रीवा भी एक नज़र सबको देखती है, फिर अपना सिर झुकाए वहां से चली जाती। वही रजत ने आहूजा को देख गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था उनका रीवा से इस तरह से बात करना। वही आदित्य उन्हें देख अपनी जगह से खड़े वहां से जाने लगा। उसे जाता देख मिस्टर आहूजा ने कहा, मिस्टर मित्तल, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मीटिंग स्टार्ट हुई है ना? आदित्य ने उनकी तरफ देखकर कहा, मुझे आपके साथ कोई काम अब नहीं करना है। जिसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, उसके साथ मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं करना। आदित्य ने फिर रजत को देखकर कहा, रजत। उसकी बात सुन रजत वहां टेबल पर रखी फाइल उठाकर आदित्य के पीछे निकल जाता है। आदित्य बाहर अपनी कार में बैठ रजत से बोला, ऑफिस पहुंचो जल्दी। रजत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आदित्य वहां से निकल जाता है। उसके पीछे रजत भी निकल जाता है। होटल से कुछ दूरी पर बने बस स्टॉप के पास जब रजत की कार पहुंचती है, रजत ने बाहर देखा, उसने एक झटके से कार रोक दी। सामने रीवा बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी। उसे रोता देख रजत को बहुत बुरा लग रहा था। रजत अपनी कार एक साइड लगा कार से बाहर आ रीवा के पास जा बस स्टॉप पर बैठ जाता है। रजत ने धीरे से कहा, सुनो। रीवा ने अपना सिर ऊपर कर अपने बगल में बैठे रजत को देखा और फिर अपना सिर झुकाकर रोने लगी। उसे रोता देख रजत ने कहा, देखो तुम रो मत। ऐसा भी क्या हो गया? कहीं और जॉब ढूंढ लेना। रीवा ने रोते हुए कहा, पर इतनी जल्दी थोड़ी ना जॉब मिलती है। तब तक क्या करूं? रजत ने कुछ सोचकर कहा, तुम ईशा मैम की कंपनी में कोई जॉब कर लो, वो आपकी दोस्त है, आपको जॉब दे देंगी। रीवा ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, मुझे अपनी मेहनत से जॉब करना है। मैं किसी से एहसान नहीं ले सकती हूं। उसकी बात सुन रजत ने कुछ सोचकर कहा, वैसे सर के ऑफिस में भी अभी कुछ वैकेंसी है, तुम चाहो तो इंटरव्यू के लिए आ जाओ। रीवा ने कहा, पर मित्तल इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी है, वहां जॉब करने के लिए तो बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। रजत ने कहा, ऐसा नहीं है सर, को सिर्फ काम से मतलब है और यह कोई एहसान नहीं है। तुम इंटरव्यू देकर देखो, जॉब लगी तो ठीक, नहीं तो फिर कहीं और ट्राई कर लेना। रीवा ने अपने आंसू पोंछकर कहा, ठीक है। रजत अपनी जगह से उठकर बोला, घर छोड़ दो। रीवा ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। रजत ने उसका हाथ पकड़ उसे वहां से उठाते हुए कहा, चलो, रास्ते में ही तुम्हारा घर से मैं छोड़ दूंगा।
यह बोल वो रीवा को लिए कार के पास आया। दोनों ही कार में बैठ गए। कुछ ही देर में रजत ने कार रीवा के बिल्डिंग के बाहर रोकी। रीवा कार से उतरकर बाहर आई और रजत को देखकर बोली थैंक्स। रजत ने उसे देखकर कहा तुम्हारा फ्लैट कौन से फ्लोर पर है? रीवा ने कहा 5th फ्लोर पर। रजत ने कहा ठीक है। यह बोल उसने रीवा को बाय कहा और अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। रीवा भी अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। रजत की कार कुछ ही देर में मित्तल इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और जल्दी से अंदर चले गया क्योंकि वो खुद भी अब लेट हो गया था।